हाय ऑल, वेलकम टू एचबीएस एकेडमी। तो देखते क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ बीन प्लेस्ड इन स्किन ट्रैक्शन, which action by the nurse provides for counter traction to reduce the shear and friction? Okay. A, using a footboard. B, providing an overhead trapeze. C, slightly elevating the foot of the bed. D, slightly elevating the head of the bed. चार ऑप्शंस है। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिवेंट और रिड्यूस shear एंड फ्रिक्शन। ठीक, ट्रैक्शन जब एक पेशेंट को ट्रैक्शन डालता है तो ये जो दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, एक है फ्रिक्शन और सेकंड होता है शेयरिंग। तो देखते हैं ये दो चीज़ें क्या है। फ्रिक्शन occurs when an object is dragged or rubbed across the skin। जब एक ब्लैंकेट जैसा एक ऑब्जेक्ट जब स्किन पे रब हो जाता है और उसके वजह से स्किन डैमेज होता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन वुंड। शीयरिंग जब होता है जब दोनों साइड से प्रेशर आता है, क्योंकि ट्रैक्शन के वेट के वजह से बॉडी एक तरफ से पुल करेगा और वेट के प्रेशर के वजह से ऑपोजिट साइड में पुलिंग फोर्स होगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो वेट की वजह से फोर्स होता है इधर और बॉडी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड में प्रेशर डालता है। उसकी वजह से अगर वुंड होता है, इसको कहते हैं शीयरिंग वुंड। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट मैट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या सपोर्ट किया है, पिलो या ब्लैंकेट से सपोर्ट करके रखा है। और जो शेयरिंग फोर्स जो है नीचे की तरफ जो फोर्स है उसको कम करने के लिए स्लाइटली जो एक्सट्रीमिटी है वो एलिवेट करके रखा है। ठीक है, ये जो शेयरिंग एंड फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाहिए? सो ए, यूजिंग अ फुटबोर्ड। B, providing a overhead trapeze, slightly elevating the foot of the bed. C, D, slightly elevating the head of the bed. So जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, ऑप्शन है slightly elevating the foot of the bed. Next question, the nurse is preparing to initiate a bolus enteral feedings via nasogastric tube to a client. Which action represents safe practice by the nurse? तो यहाँ पे सिनेरियो है NG ट्यूब फीडिंग का। पेशेंट को बोलस फीडिंग देने के लिए नर्स प्रिपेयर हो रहा है, तो उस टाइम पे बोलस देने से पहले क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन। ए, चेकिंग द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द बोलस फीडिंग। बी, एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स बिफोर इनिशिएटिंग द फीडिंग टू एंश्योर दैट pH is greater than 9. C, elevating the head of the bed to 25 degrees and maintaining that position for 30 minutes after feeding. D, verifying correct NG2 position with aspiration, administration of air bolus with auscultation. तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखेगा तो चेकिंग द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द बोलस फीडिंग। ये एक पॉइंट ये है कि फीडिंग देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पिरेट करना चाहिए, ताकि हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी स्टोमक में कितने वॉल्यूम है। उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सेकेंड पर्पज़ है एस्पिरेशन का, टू चेक द pH ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में जो एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड, उसका नॉर्मल pH 7 से नीचे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7.35 से ज़्यादा हो जाएगा तो अल्कलाइन हो जाएगा। तो स्टोमक का pH नॉर्मल होता है अंडर 7। सो सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखेगा, एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स तक ठीक है, लेकिन pH इज ग्रेटर दैन 9 मेंशन किया है, तो ये रॉन्ग आंसर है। C, elevating the head of the bed to 25 degrees and maintaining that position for 30 minutes after feeding. 25 degrees नहीं, सेमी फॉलोस पोजिशन में भी मेंटेन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 25 डिग्रीज पे ही 30 मिनट्स तक रहना है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेरीफाइंग द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब पोजिशन विथ एस्पिरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर बोलस विथ ऑस्कल्टेशन। जो सिरिंज से पुश करता है और बाउल स्टोमक साउंड सुनता है स्टेथोस्कोप से, सो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर बोलस विद ऑस्कल्टेशन। सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ टर्मिनल कंडीशन हु इज डाइंग। विच रेस्पिरेटरी असेसमेंट फाइंडिंग्स शुड इंडिकेट टू द नर्स दैट डेथ इज इमिनेंट? सो एक टर्मिनल एंड स्टेज पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फाइंडिंग्स के
कौन सी रेस्पिरेटरी असेसमेंट फाइन को देख के हमें ये पता चलना है चाहिए कि डेथ अवॉइड नहीं कर सकता. इमिनेंट मीन्स नॉट अवॉइडेबल. यहाँ पे 4 से ज़्यादा ऑप्शन है, A to F तक है. उसमें से कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स कौन सी है, ये क्वेश्चंस. ये तो आपको देख के ही पता चलेगा कि पहला जो चीज़ है डिस्निया विच इज़ ब्रीथिंग डिफिकल्टी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइनोसिस, ऑक्सीजन के कमी की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, उसको कहते हैं साइनोसिस. और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न, सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट हो सकता है, उसको कहते हैं इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न. एंड फाइनली एडवेंटिशियस बबलिंग लंग साउंड्स, मतलब डेंजरस लंग साउंड्स. एडवेंटिशियस का मतलब है डेंजरस या अबनॉर्मल. बबलिंग लंग साउंड्स मीन्स बबलिंग साउंड आता है, उसको कहते हैं क्रैकल्स, जो खास करके आता है पल्मोनरी एडिमा, वो एक सीरियस कंडीशन है. सो ये 4 ऑप्शन है, A, B, E एंड F. सो यहाँ पे आंसर है A, B, E एंड F. Next question, a client at risk for respiratory failure is receiving oxygen via nasal cannula at 6 liter per minute. ABG results indicate pH 7.29, PCO2 49 mmHg, PO2 58 mmHg, and bicarbonate HCO3 is 18 milliequivalent per liter. What intervention should the nurse anticipate that the primary healthcare provider will prescribe for respiratory support for this client? So एक respiratory failure patient है, ABG result पे ये सारे values है. Options है A, intubating for mechanical ventilation, B, keeping the oxygen at 6 liter per minute via nasal cannula, C, lowering the oxygen to 4 liter per minute via nasal cannula, D, adding a partial rebreather mask to current prescription. So पहले हमें ये देखना चाहिए कि सिनेरियो में क्या चल रहा है और पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है. ABG अगर देखेगा तो यहाँ पे इंडिकेट किया है pH 7.29 है, PCO2 49 mmHg है. सो pH कम है और PCO2 ज़्यादा है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, PO2 अगर देखेगा तो 58 mmHg हो चुका है. सो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पहला मैनेजमेंट है इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं. क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, पेशेंट ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से लंग्स के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वो ब्लड में मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बन जाता है. तो ये जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसको कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन. यहाँ पर आंसर है ऑप्शन A, इंट्यूबेटिंग फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन. Next question, the nurse is preparing to assess the respirations of several newborns in the nursery. The nurse performs the procedure and determines that the respiratory rate is normal if which finding is noted. Simple सा question ये है, एक normal newborn का respiratory rate क्या है? Okay, so normal rate for a respiratory rate of a newborn होता है 40 to 60. 40 to 60. स्लीपिंग टाइम में तो थोड़ा कम हो जाता है. So 40 to 60 when baby is awake, and sleeping time में थोड़ा कम हो जाता है 30 to 40 while sleeping. ठीक है. So देखते 4 options. A respiratory rate of 30 breaths per minute in a crying newborn, a respiratory rate of 46 breaths per minute in an awake newborn, a respiratory rate of 60 breaths per minute in a sleeping newborn, respiratory rate of 76 breaths per minute in a newly delivered newborn. So ये जो C एंड ऑप्शन है, स्लीपिंग टाइम पे हमने बताया कि रेट कम हो जाता है 30 to 40. सो C रॉन्ग. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 40 to 60, यहाँ पे 76 लिखा है, सो D भी रॉन्ग. अब एक ऑप्शन B देखिए, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 46 ब्रेथ्स पर मिनट इन एन अवेक न्यूबॉर्न. सो हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 40 to 60. सो आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन B. हाँ, ऑप्शन B. Next question, during a routine prenatal visit, a client in her 3rd trimester of pregnancy reports having frequent calf pain when she walks.
The nurse suspects superficial thrombophlebitis and checks for which sign associated with this condition. So pregnant client है, walking के टाइम पे काफ पेन हो जाता है, वो खास करके आता है DVT, deep vein thrombosis या thrombophlebitis. So क्वेश्चन ये है, ये thrombophlebitis में कौन सी सिम्टम्स या कौन सी मैनिफेस्टेशन को हमें देखना चाहिए. Nurse suspects superficial thrombophlebitis and checks for which sign associated with this condition. तो so thrombophlebitis में कौन सी clinical manifestations दिखते हैं. 4 ऑप्शन है. A severe chills, B kerning sign, C Brudzinski sign, D palpable and hard thrombus. यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से हम आसानी से करेक्ट आंसर ढूंढ सकता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ऑप्शन पे है हार्ड थ्रोम्बस. ठीक है, ये एक तरीका है. सेकंड है कंडीशंस के बारे में जानने का. सीवियर चिल्स मतलब ये जो कोई भी इन्फेक्शन हो, इन चिल्स तो होता है, फीवर के साथ चिल्स भी होता है. और सेकंड एंड थर्ड कर्निंग साइन एंड ब्रूडसिंस्की साइन, ये जो 2 इंपॉर्टेंट साइन है जो आता है मेनिंजाइटिस में. ठीक है, तो ऑप्शन बचा है पाल्पेबल हार्ड थ्रोम्बस. सो आंसर इज डी, palpable heart thrombus. Next question. The nurse evaluates the patency of peripheral intravenous site and suspects an infiltration. Which action should the nurse take to determine IV has infiltrated? A. Strip the tubing and assess for a blood return. B. Check the regional tissue for redness and warmth. C. Increase the infusion rate and observe for swelling. D. Gently palpate the regional tissue for edema and coolness. So IV drug administration के टाइम पे 3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. एक है फ्लेबाइटिस, दूसरा है इनफिल्ट्रेशन, तीसरा है एक्स्ट्रावासेशन. चलिए देखते हैं इन 3 कंडीशंस में डिफरेंस क्या है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन का और उसका मैनेजमेंट. इससे पहले हम देखते हैं ये क्या है. फ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, स्वेलिंग ऑफ द वेन को कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन. और इनफिल्ट्रेशन तब होता है जब नीडल आर्टरी को रप्चर करके जो मेडिसिन है जो आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर जाना चाहिए, वो सीधा बाहर टिश्यूज पे आता है. लीकेज ऑफ इंट्रावेनस सोल्यूशन और मेडिकेशन इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू, इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. क्लिनिकल फीचर्स अगर देखेगा तो इन दोनों में खास करके फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन आता है. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, फ्लेबाइटिस में इंक्रीज्ड स्किन टेम्परेचर होता है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन में डिक्रीज्ड स्किन टेम्परेचर होता है. सो डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, स्किन का टेम्परेचर असेस करना. अगर कूल है तो इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन अगर वार्मथ है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्लेबाइटिस. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है इनफिल्ट्रेशन में. जैसे कि हमने बताया फ्लेबाइटिस में इंक्रीज स्किन टेम्परेचर, इनफिल्ट्रेशन में डिक्रीज स्किन टेम्परेचर. सो ऑप्शन डी आप देखिएगा, जेंटली पैल्पेट द रीजनल टिश्यू फॉर एडिमा एंड कोल्डनेस. सो आंसर इज ऑप्शन डी, gently palpate the tissue for edema and coolness. Next question. A client who has sustained a neck injury is unresponsive and pulseless. What should the emergency department nurse do to open the client's airway? एक client जो है neck injury के बाद unresponsive and pulseless है, patient unresponsive हो चुका है, unconscious हो चुका है. What should the emergency department nurse do to open the client's airway? A. Insert oropharyngeal airway. B. Tilt the head and lift the chin. C. Place in the recovery position. D. Stabilize the skull and push up the jaw. So एयरवे ओपन कर, एक अनकॉन्शियस पेशेंट का एयरवे ओपन करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन. यहाँ पे ऑप्शन बी, इंसर्ट ओरोफैरेंजियल एयरवे. ओरोफैरेंजियल एयरवे इंसर्ट करने के लिए पहले माउथ को ओपन करना पड़ता है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है टिल्ट द हेड एंड लिफ्ट द चिन, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को नेक इंजरी है. हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. जब आप नेक में हेड एक्सटेंड करेगा तो नेक में ज़्यादा प्रेशर आता है और इंजरी जो है सीवियर होने का चांसेस है. सो नेक इंजरी पे हेड एंड लिफ्ट चिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. आंसर है ऑप्शन डी, स्टेबलाइज द स्कल एंड पुश अप द जो.
उसको कहते हैं जॉ थ्रस्ट, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है कि जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसकी टंग जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है और एयरवे को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सो जो टंग फॉल बैक टंग को वापस बाहर लाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं जॉ थ्रस्ट। ओके, सो उसका डेफिनेशन है स्टेबलाइज द स्कल एंड पुश द जॉ अप। सो आंसर इज डी।